हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। आज का वीडियो उसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, आज का प्रश्न था यानी कि पिछला 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला झारखंड का कौन सा जिला है। 4 ऑप्शन मैंने दिया था, कोडरमा, धनबाद, लोहरदगा और लातेहार। इसका आंसर लोहरदगा है और आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी आंसर दिया है सभी ने सही आंसर दिया है। आप लोगों को मुबारक हो आपके आंसर के लिए। और जिन्होंने आंसर दिया है दोस्तों, उनका नाम मैं बता रहा हूँ। पहला नाम है स्नेहा सिंह, सेकंड नेम है राजू प्रजापति, थर्ड नेम है पप्पू कुमार, फोर्थ नेम है सूर्य मोहन यादव, फिफ्थ नेम है शशिकांत, 6 पर है निरंजन कुमार और 7 है विवेक आनंद कुमार। तो आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आंसर दिया। चलिए, तो आज का वीडियो पर आते हैं दोस्तों। और आज का वीडियो प्लेटो से संबंधित है। इससे पहले मैंने एक वीडियो प्लेटो से रिलेटेड दिया है जिसमें हम लोगों ने प्लेटो के बारे में थोड़ा देखा और उनकी रचनाएं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं उनको देखा था। और मैंने बताया था कि मैं प्लेटो से संबंधित एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उनसे रिलेटेड। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन प्लेटो से रिलेटेड लेकर के आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे इसके पहले बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं जिस सिलेबस में भी प्लेटो रहे हैं, जिस सिलेबस में हुए, तो प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 45-50 क्वेश्चन में से मैं 10 क्वेश्चन भी ऐसा बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से और इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्लेटो का पूर्ण नाम क्या है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था एरिस्टोक्लीज, इन्हें अफलातून भी कहते हैं। और प्लेटो नाम कैसे पड़ा था, मैंने बताया था कि उनके जो एक्सरसाइज टीचर थे, व्यायाम टीचर थे, उनके स्वास्थ्य से खुश होकर, उनका स्वास्थ्य अच्छा था तो उनका नाम क्या रखे थे, प्लाटोन रखे थे और बाद में वही प्लेटो हो गया था। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, प्लेटो के गुरु कौन थे। ठीक है, तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो किन के गुरु थे। तो अरस्तु, एरिस्टोटल के गुरु थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है। इसमें चेंज किया जा सकता है, गुरु शिष्य में बदल करके भी पूछा जा सकता है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक को एक साथ प्रथम फासिस्टवाद और प्रथम साम्यवादी कहा गया है। तो उसका आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट है, प्लेटो शब्द का अर्थ क्या है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। प्लेटो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है चौड़ा और चपटा। इसका आंसर क्या है, चौड़ा और चपटा। प्लेटो शब्द का अर्थ क्या है, चौड़ा चपटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। तो इसका आंसर है ज्यामिति। हम लोगों ने देखा था कि गणित सब्जेक्ट पर उनका काफ़ी ध्यान होता था, जिस पर जिनके द्वारा जो एक एकेडमी खोली गई थी और उसके प्रवेश द्वार पर भी लिखा हुआ था कि जिन लोगों को गणित आती है वही इसमें प्रवेश करने के हकदार हैं। तो प्लेटो गणित के पक्ष में शिक्षा देने में काफ़ी जोर देते थे। तो इसी पर क्वेश्चन है कि प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। तो वह है ज्यामिति, मैथ पर, गणित पर। नेक्स्ट है, स्नेह के मात्र छू जाने से प्रत्येक व्यक्ति कवि बन जाता है, यह किसने कहा है। तो यह प्लेटो ने ही कहा है। इसका आंसर प्लेटो है।
नेक्स्ट है, प्लेटो को प्रथम फासीवाद विचारक किसने कहा? तो प्लेटो के बहुत समर्थक भी थे और बहुत आलोचक भी थे, ठीक है। तो आलोचकों के द्वारा बहुत इनके बारे में बात बोली गई है, हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि प्लेटो को प्रथम फासीवादी विचारक किसने कहा? तो उसका आंसर है कार्ल पॉपर। और दोस्तों मैं बता दूं, प्लेटो के जितने भी आलोचक हुए उनमें सबसे ऊपर कार्ल पॉपर का नाम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो की सबसे प्रमुख पद्धति कौन है? इनकी जो रचना है उनमें सबसे प्रमुख पद्धति कौन है? तो द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह किसने कहा है? तो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, उनका कहना है, इसका आंसर अरस्तु है। और उनका कहना है कि प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह किसने कहा? तो इसका आंसर है प्लेटो। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा, अगर समाज में लोगों को अगर शिक्षा दे दी जाती है अच्छे तरीके से, तो उनके मन का जो भी गंदगी है, बुराई है, वो सब खत्म होगा और समाज में वह अच्छाई फैलाएंगे। तो इसलिए प्लेटो का मानना है कि शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। प्लेटोनिक प्रेम होता है, प्लेटोनिक प्रेम क्या है? तो मानव और ईश्वर के बीच जो प्रेम है वही प्लेटोनिक प्रेम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो के द्वारा किसको महत्व दिया गया? प्लेटो के द्वारा किसको महत्व दिया गया? तो जब आप रिपब्लिक पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि उसमें राज्य और समाज, ये दो को महत्व दिया गया है। और उसके बाद जितने भी उनकी रचनाएं हुई उस पर भी राज्य, समाज, शिक्षा, ये सब पर काफ़ी महत्व दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर राज्य और समाज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ हैं। प्लेटो के द्वारा किसको महत्व दिया गया? तो राज्य और समाज का। लेकिन अगर समाज बन जाता है, राज्य तैयार हो जाता है, तो प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ क्या है? तो वह है शिक्षा और साम्यवाद। शिक्षा के बारे में उनका काफ़ी जोर था, तो इसका आंसर क्या है? शिक्षा और साम्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं। दिकाईग्रेस पोलिटिकास, लैटिन नाम है दिकाईग्रेस पोलिटिकास, प्लेटो के किस पुस्तक का उपशीर्षक है? उपशीर्षक, तो रिपब्लिक जो उनकी रचना थी उसी का उपशीर्षक है दिकाईग्रेस पोलिटिकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया का वर्णन अपनी किस पुस्तक में की है? तो हम लोगों ने बुक पढ़ा था उनके द्वारा रचना, तो अंतिम जो चौथा वर्ग था रचना का, उसमें एक बुक आया था टाइमियस, तो उसी में थ्योरी ऑफ आइडिया का वर्णन किया गया है प्लेटो के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा या व्यक्ति, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में तीन तत्व नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती है, यानी कि तीन तत्व पाया जाता है प्लेटो के अनुसार। तो वह क्या है? तो एक साहस, बुद्धि और वासना, तृष्णा, ये तीन चीज प्लेटो के अनुसार मानव के आत्मा, मानवीय आत्मा या व्यक्ति में तीन तत्व पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, साहस, बुद्धि, वासना। चौथा ऑप्शन हो सकता है उपयुक्त में से सभी, या चौथे में कुछ अलग हो और छांटना हो कि इनमें से कौन नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
चलिए नेक्स्ट है, प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? प्लेटो की कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है, तो वह है रिपब्लिक। प्लेटो के द्वारा जो रिपब्लिक में सोचा गया है, लिखा गया है, वैसा यथार्थ यानी कि नहीं हो सकता है, सोच उस प्रकार की नहीं हो सकती है लोगों की समाज में, तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक, यानी ये कल्पना में ही संभव है, यथार्थ में नहीं। चलिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वैसे आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो अपनी किस रचना या ग्रंथ में, उनके द्वारा जो रचना की गई उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्लेटो अपनी किस रचना या ग्रंथ में स्पष्ट घोषणा करता है अज्ञानता ही सारी बुराइयों की जड़ है? किस रचना में बोल रहे हैं कि अज्ञानता ही सारी बुराइयों की जड़ है? तो वह आंसर है रिपब्लिक। रिपब्लिक में ही बोला गया है। नेक्स्ट है, ज्ञान ही वास्तविक मत होता है, यह भी कोट है, ज्ञान ही वास्तविक मत होता है, यह किसने कहा? तो यह प्लेटो ने कहा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है इससे पहले, इसलिए ये भी अच्छे से देखें कि स्त्री और पुरुष के समानता में विश्वास। प्लेटो की जो रचना पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो शिक्षा हो चाहे किसी और चीज़ में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्त्री और पुरुष के समानता में विश्वास किसके प्रभाव के कारण प्लेटो के विचार में संभव हुआ? तो यह है पाइथागोरस। जब सुकरात की मृत्यु हुई थी उसके बाद प्लेटो कुछ समय के लिए बाहर चले गए थे, इटली चले गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने पाइथागोरस से संपर्क में आए थे, कुछ पढ़े थे उनके बारे में, तो वहाँ से ये स्त्री और पुरुष में समानता का विचार जो है आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो का कौन सा ग्रंथ शिक्षा पर आधारित है? उसका आंसर है मीनो। मीनो जो रचना थी, संवाद है कि प्लेटो का कौन सा ग्रंथ शिक्षा पर आधारित है, तो वह है मीनो। नेक्स्ट है, प्लेटो की किस रचना में लिखा है कि, क्या लिखा हुआ है? वैसे मानव बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए, वैसे मानव को बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए जो उनकी उचित देखभाल और शिक्षा के लिए दृढ़ नहीं रह सकते। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, इसे ये कोट मैंने दिया था कि प्लेटो के द्वारा कहा गया, तो ये किस रचना में कहा गया है? तो इसका आंसर है क्रीटो। क्रीटो जो रचना है उसमें कहा गया है कि वैसे मानव को बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए जो उनकी उचित देखभाल नहीं कर सकते और शिक्षा भी नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह किसने कहा है? किसने कहा है यह कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर जो लिखा गया है अब तक कोई भी ग्रंथ उसमें सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ है? तो यह किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो अपने समय में भी गलत था और हमारे समय में भी गलत है। प्लेटो के आलोचक हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्लेटो अपने समय में भी गलत था और हमारे समय में भी गलत है, यह किसने कहा? तो यह मैक्सी ने कहा है। नीचे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, प्लेटो को दर्शन का पोप किसे कहा गया है? प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? तो वह है कैटलीन। याद रखिएगा, ये जो आलोचक के द्वारा जो बोला जाता है उनके समर्थक के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा? तो कैटलीन ने कहा है। नीचे एक क्वेश्चन है, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, किसने कहा? किसने कहा है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है? तो ये इमर्सन ने कहा है, ऐसा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है,
प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण है? इसका आंसर है तकनीकी ज्ञान की शिक्षा। प्लेटो की जो शिक्षा थी उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था। उसमें प्लेटो की जो पद्धति थी उसमें एक्सरसाइज, सैनिक प्रशिक्षण, टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा दिया जाता था, तकनीकी शिक्षा। तो इसका आंसर यह है। नेक्स्ट है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का प्रमुख लक्षण क्या था? ऊपर पद्धति थी दोस्तों, नीचे लक्षण कि शिक्षा किसको दिया जाएगा। तो इसका आंसर है राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। प्रमुख लक्षण था कि सभी को शिक्षा देना है, राज्य में जितने भी नागरिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? तो इसका आंसर है संरक्षक वर्ग। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग नीचे देखते हैं 2, और उसके बाद मैं बताऊंगा। तो अभी देख लीजिए, प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? संरक्षक वर्ग के लिए थी। नीचे का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण, प्लेटो ने जो रिपब्लिक में आदर्श राज्य की रचना की है, सोचा है, तो उसी से संबंधित है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? वर्ग कितने हैं? तो इसका आंसर है 3 वर्ग हैं। और कौन कौन है? तो वह है शासक पहला, सेकेंड है सैनिक, और तीसरा है उत्पादक। अब दोस्तों ऊपर देख लीजिए, प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए है? तो संरक्षक वर्ग। ऊपर के जो ये 2 वर्ग हैं ये संरक्षक वर्ग में आते हैं, शासक, राजा और सैनिक। और प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है इसके आलोचक हुए हैं, उनका मानना है कि ये गलत है। क्यों गलत है? उत्पादक जो वर्ग था दोस्तों, आप देखेंगे कि प्लेटो के द्वारा इनकी शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है कि इनको शिक्षा दिया जा सकता है, कुछ भी नहीं। शिक्षा के बारे में जो भी बोला गया है शासक और सैनिक के बारे में बोला गया है। तो इसलिए इनकी जो शिक्षा पद्धति है आलोचक इनकी आलोचना करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ग को प्लेटो के अनुसार निजी संपत्ति रखने का अधिकार है? तो ऊपर में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि शिक्षा का अधिकार शासक और सैनिक वर्ग को था, लेकिन संपत्ति रखने का अधिकार उनको नहीं है। संपत्ति रखने का अधिकार उत्पादक वर्ग को है। और ऐसा इसलिए दोस्तों कि अगर उनका मानना है कि शासक और सैनिक वर्ग के अगर लोग धन को संचय करेंगे, निजी संपत्ति रखेंगे, तो उनमें लोभ आएगी और अपने देश, अपने राज्य की सेवा वो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए निजी संपत्ति रखने का अधिकार उत्पादक वर्ग को दिया गया। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, किसका कथन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारे नगर या राज्य, हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता नहीं होगी। तो इसका कहना है, यह किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। उनका जो आदर्श राज्य है उसके संबंध में वो कह रहे हैं कि कष्टों का अंत नहीं हो सकता जब तक उनके राज्य में राजा जो होगा वो दार्शनिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य क्या है? दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है विवेक का शासन, यानी कि उसका जो शासन होगा वो विवेक से होगा, ज्ञान से होगा, बुद्धि से, नैतिकता से होगा, उनका मानना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? किस में? तो वो उसका आंसर है लॉज। और लॉज से एक क्वेश्चन बनता है कि उनकी अंतिम रचना कौन सी है? तो वह है लॉज। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अंतिम रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आलोचक के द्वारा कहा जा रहा है आलोचना, प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है, किसने कहा है? तो आलोचकों में सबसे ऊपर है कार्ल पॉपर। उनका कहना है कि प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है। चलिए आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं प्लेटो से संबंधित, आप वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है? तो वह है कानून की सत्ता, न्याय की सत्ता, और वो नैतिकता के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉज अंतिम रचना है,
लॉज प्लेटो की राजनीतिक रचनाओं में तीसरी। इनके द्वारा तो बहुत सारी रचनाएं हैं प्लेटो की, लेकिन उनकी अपनी रचना माना गया है 3 है। पहला रिपब्लिक, दूसरा स्टेट्समैन और तीसरा लॉज। ये जो तीनों रचनाएं हैं यह राजनीति से संबंधित है और उनकी अपनी है। बाकी जो भी रचनाएं हैं वो संवाद है, उसमें कुछ सुकरात के बातें बोली गई हैं, कुछ और भी है, लेकिन राजनीति से संबंधित तीनों रचनाएं रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लॉज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है। में कुल कितने शतक, अध्याय, परिच्छेद कितने हैं? तो इसका आंसर है 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने अध्याय या परिच्छेद या शतक हैं? शतक कितने हैं? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे के जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह टीचर के जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है प्लेटो के सिलेबस से, तो मेरा मानना है कि जेएसएससी में भी पूछा जा सकता है। देख लीजिए। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा की न्यूनतम आयु कितनी होगी? प्लेटो के द्वारा जो दार्शनिक राज्य गठन किया जाएगा उसमें राजा की आयु कितनी होगी? तो वह 50 वर्ष। राजा की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष, 50 ईयर्स। और नीचे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्लेटो के राज्य की जनसंख्या कितनी होगी? आदर्श राज्य जो होगा उसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो वह होगा 5040 लोग। ठीक है, तो इसी ये सब चीज़ को देख करके ही दोस्तों बोला गया है कि प्लेटो के द्वारा जो रचना रिपब्लिक जो राज्य की रचना की गई है वो यथार्थ में नहीं है। आपने एक क्वेश्चन देखा था कि ये सत्य में नहीं है, राजनीतिक, यहाँ पर है राजनीतिक कल्पना लोक है यह। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कितने भागों में विभक्त किया गया है? प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको भागों में विभक्त किया गया था एज के अनुसार, उम्र के अनुसार। तो कितने भागों में थी? वह 2 भागों में है। ठीक है, और उसमें पहला क्या है? प्राथमिक शिक्षा है। 18 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, 18 से 20 वर्ष तक। उसके बाद जो प्राथमिक उच्च शिक्षा आएगी वह 35 से 50 वर्ष वाले के लिए होगी। तो इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में। नीचे एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, इसी से देख लेते हैं। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु के आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया? उच्च शिक्षा को, तो इसका भी आंसर 2 है। क्या है? पहला वर्ग है 35 वर्ष और दूसरा है 50 वर्ष। याद रखिएगा, प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया? तो 2 स्तरों में। नेक्स्ट है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनकी प्रमुख विशेषता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य मतलब जो भी है उनके कार्य में जो भी कमियां अक्षमता है उनको पूरा कर दिया जाता है अगर, तो वो अपने राज्य के लिए अच्छा काम करेंगे। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 7th लेटर प्लेटो की किस पुस्तक में वर्णन है? 7th लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th लेटर प्लेटो की किस पुस्तक में वर्णन है? तो प्लेटो की आत्मकथा जो है, बायोग्राफी है, उसमें 7th लेटर का वर्णन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटोवादी पुत्र होना, यह किसके द्वारा कहा गया बताना है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। कहना है कि प्लेटोवादी जो उनकी विचार है उसका पुत्र होने से अच्छा उनका संबंधी होना, रिलेटिव होना ज़्यादा अच्छा है। यह किसने कहा है? तो यह उनके शिष्य का कहना है, अरस्तु का। अरस्तु कहते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है, अच्छा है। अरस्तु के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये आज आपने लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन देखा प्लेटो से संबंधित, और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख रहे होंगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन में
कुछ 10 से 12 क्वेश्चन के बारे में बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें जरूर से देखिएगा अच्छे से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन सेट करने वाले किस तरह का क्वेश्चन सेट करेंगे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इन जो 45 के आसपास जो क्वेश्चन है इसमें से आ सकता है, और जो 10 से 15 क्वेश्चन है आने की संभावना ज़्यादा है उसकी। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और वैसे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्लूटो से संबंधित मैंने एक और वीडियो दिया है, आप उन्हें भी देखिए और आज का वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप भी लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल में, ताकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो दूंगा उसका लिंक आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, मैं कुछ वीडियो जो बना रहा हूँ, जैसे इसके पहले मैंने अवहट से एक रिलेटेड बनाया था, डिंगल से एक रिलेटेड बनाया और प्लेटो से संबंधित जो बना रहा हूँ, ये आप ऐसा मत मानिए कि ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मेरे वीडियो जो कहानियाँ दी गई, गोदान से रिलेटेड हो गया, मैलांचल हो गया, और भी जो भी कुछ भी कहानियाँ थी, ये सिलेबस जो है बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए है। जेपीएससी के सिलेबस में भी आपको मिलेगा, बीपीएससी के सिलेबस में मिलेगा, और टीचर के जो एग्ज़ाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, टीचर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके सिलेबस में भी ये चीज़ है। आप इसे अच्छे से देखिए। बहुत से लोग होंगे जो टीचर के भी एग्ज़ाम देते होंगे और भी एग्ज़ाम, तो ये आपके सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और सब एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, वो भी पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से होंगे, और वो है टी.एस. इलियट। तो नेक्स्ट वीडियो उसी को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।